बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हम सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 14.1 देखो। पानी में रोशनी की स्पीड 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड है। ठीक है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख लेना है पानी में रोशनी की स्पीड, इसे जाहिर करते हैं v से। ये उन्होंने हमें दी हुई है 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक और चीज यूज होगी, खला में रोशनी की स्पीड। अब खला में रोशनी की स्पीड हमें कैसे मालूम होगी बच्चे? इसके लिए ना आपकी बुक के पेज नंबर 65 पर उन्होंने मुख्तलिफ मीडियम्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रोशनी की स्पीड और क्रिटिकल एंगल की उन्होंने ना टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखो खला वाला, ये देखो एंड में है खला, इसमें रोशनी की स्पीड है 3.00। ये जो रोशनी की स्पीड है इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड से। तो खला में रोशनी की स्पीड 3.00, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड। इसे सी से जाहिर कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 3.0। लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मालूम करना है, इसे जाहिर करते हैं n से। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने का फॉर्मूला बेटा उन्होंने आपकी बुक के पेज नंबर 63 पर दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल खला में रोशनी की स्पीड ओवर मीडियम में रोशनी की स्पीड, तो n इक्वल सी ओवर बी आ जाएगा। ठीक है, अब c देखो उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड, और b उन्होंने हमें दिया हुआ है 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड, 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड से कट गया, तो हमारे पास रह गया 3 डिवाइड 2.25। तो अगर हम इसे करें तो हमारे पास ऐसे आंसर आ जाता है 1.33 और आगे ये चलता जा रहा है। पॉइंट के बाद हम 2 या 3 वैल्यूज लिख लेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n आ गया हमारे पास 1.33। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 14.2 हम सॉल्व करते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 14.2 देखो, हवा में रोशनी की रे n1 इक्वल 1.0, शीशे की सतह n2 इक्वल 1.5 पर 30 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ टकराती है। ग्लास के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें। ये उन्होंने हवा में रोशनी की दी हुई है n1। ठीक है, यानी हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे जाहिर करते हैं n1 से, और ये है 1.0। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से जाहिर करते हैं, यहाँ पर 2 है, एक को उन्होंने n1 कह दिया, एक को n2 कह देंगे। अब शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने जाहिर कर देना है n2 से, ये उन्होंने दिया हुआ है 1.5। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर जाविये का निशान लगा दिया, इंसिडेंस का आई लिख दिया, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी जाविया आर हमने मालूम करना है, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा स्नेल लॉ। ठीक है, स्नेल के कानून के मुताबिक। ठीक है, ये उन्होंने आपकी बुक के पेज नंबर, रुक जाओ एक मिनट, हाँ जी, पेज नंबर 66 पर बताया हुआ है। ये देखो स्नेल लॉ, n1 साइन आई इक्वल n2 साइन आर, ये बेटा इसमें फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है स्नेल के कानून के मुताबिक n1 साइन आई n2 साइन आर। यहाँ पर r हमने मालूम करना है ना, r को हम इक्वल के इस साइड ही लिखा रहने देंगे। अब n1 साइन आई, अब ये जो r है, अब ये जो n2 है, इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये इसके साथ जरब हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो n1 है 1.0 मल्टीप्लाई साइन,
और आई उन्होंने हमें दिया हुआ है 30 डिग्री ओवर N2 है हमारे पास 1.5। ये बेटा शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 1.0 मल्टीप्लाई अगर हम साइन 30 ले तो हमारे पास इसका कितना आ जाता है, कैलकुलेटर पर साइन 30 ले लेते हैं। ये देखो साइन 30 तो हमारे पास इसका आ जाएगा 0.5, तो यहाँ पर आ गया 0.5 ओवर 1.5 इक्वल साइन आर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.333, तो यहाँ पर आ गया 0.33 इक्वल साइन आर, ठीक है। अब यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेते हैं, साइन आर को इधर लिख लेते हैं और ये 0.33 को इक्वल के इस साइड लिख लेते हैं। अब आर हमने मालूम करना है, साइन को दूसरी साइड ले जाएंगे। जब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा 0.33। अब अगर हम साइन इनवर्स ले, हमने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस कर देना है, साइन प्रेस कर देना है इनवर्स, तो अपना आंसर ये जो हमारे पास आया हुआ है तो हमारे पास आ गया 19.47। तो आर इक्वल आ गया बेटा हमारे पास 19.47, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बेटा ये 19.47 ऐसे करके आया ना, आप आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर इसके डिग्री आ जाएगा क्योंकि जाविया हमने मालूम किया है, एंगल मालूम किया है। आप इसे राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो 19 पॉइंट। अब ये जो 7 है 5 से बड़ा है तो हम साथ वाले नंबर्स में 1 प्लस कर देंगे, तो 4 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और इसके आंसर के ऊपर ऐसे हमने डिग्री भी लगा देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो जी स्टूडेंट्स, अब न्यूमेरिकल नंबर 14.3 देखें। हवा में रोशनी की एक रे 40 डिग्री के जाविये पर ग्लास की स्लेब पर गिरती है। स्लेब के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें। सबसे पहले हम हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेंगे जिसे जाहिर करते हैं N1 से। अब ये ना बेटा हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपको कैसे पता चलेगा बेटा, इसके लिए ये जो टेबल है ना ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। यहाँ पर रोशनियों की स्पीड भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, ठीक है। फिर आपको इंशाल्लाह ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। अब देखो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.00, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब ग्लास स्लेब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब यहाँ पर दो ग्लास है, एक ग्लास क्राउन है, एक ग्लास फ्लिंट है, ठीक है। अब बेटा जो ग्लास फ्लिंट है ना ये उसमें जो हम डेली ग्लास यूज करते हैं, पानी वगैरह पीते हैं उसके लिए यूज होता है, लेकिन जो ग्लास क्राउन है ये ऑप्टिकल के लिए, विंडोज के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हम ग्लास क्राउन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। अब ये क्या है 1.52, इसे जाहिर करेंगे N2 से, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को जाहिर करेंगे जाविया आई से, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने मालूम करना है स्नेल के कानून के मुताबिक N1 साइन आई N2 साइन आर। अब यहाँ से हमने आर मालूम करना है ना, तो हम अपना फॉर्मूला बना के लिख लेंगे N1 साइन आई। अब ये जो N2 इधर इसके साथ जरब हो रहा है, जब हम इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो N1 हमारे पास कितना है 1.00 मल्टीप्लाई साइन, अब आई देखो हमारे पास कितना है 40 डिग्री। अब N2 है हमारे पास 1.52, ठीक है, इक्वल साइन आर। अब 1.00 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब अगर हम साइन 40 डिग्री मालूम करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 0.6427, ठीक है, ऐसे आया ना 0.6427। अब ये जो 7 है ये 5 से बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो 7 वाला नंबर है इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 2 में 1 प्लस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3। ऐसे हम इसके आंसर को राउंड ऑफ करके लिख लेंगे इक्वल साइन आर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू को 1.00, ये देखो 1.00 मल्टीप्लाई, ये आंसर हमारे पास आया हुआ है इसके साथ, ठीक है। अब जो आंसर आया उसे हम तकसीम कर देते हैं 1.52 के साथ, तो हमारे पास आ गया 0.42288। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.42, अब 2, अब ऐसे है ना 0.42
288। अब ये जो 8 है 5 से बड़ा है तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे। अब 8 में 1 प्लस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9 इक्वल साइन आर, या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे। साइन आर को इक्वल के इस साइड लिख लेंगे, साइन आर इक्वल 0.4229। अब r इक्वल साइन को दूसरी साइड ले जाएंगे तो इस साइड आके ये साइन इनवर्स हो जाएगा 0.4229। अब r इक्वल, अब अगर हम इसका साइन इनवर्स ले, आंसर हमारे पास आया हुआ है, शिफ्ट प्रेस करना, साइन आंसर प्रेस कर देना है, तो हमारे पास इसका आ गया 25.01। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो 25.01, ऐसे भी आप आंसर पूरा लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ पॉइंट से पहले की वैल्यू लिखी हुई है तो हम वो लिख देंगे 25 और ऊपर डिग्री भी लगा देंगे। अब आप लोग पूछोगे मैम पेपर में कौन सा हम बुक लेके जाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि पॉइंट से पहले वाली ही वैल्यू लिखनी है? बेटा आप पॉइंट के बाद भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे पहले हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम किया, उन्होंने पॉइंट के बाद भी वैल्यू लिखी हुई थी, यहाँ पर उन्होंने पॉइंट के बाद नहीं लिखी, इससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आंसर आपका ठीक होना चाहिए। आप पॉइंट से 1-2 डिजिट आगे लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर देखो, रोशनी की एक रे हवा से एक नामालूम माया में दाखिल होती है, हवा में एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है। यहाँ पर हमने लिख लेना है हवा का एंगल ऑफ इंसिडेंस जाविया आई, अब ये कितना है 45 डिग्री, ठीक है। और माया में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है। अब माया का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जाविया आर, ये है 30 डिग्री, ठीक है। अब माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मालूम करना है, इसे जाहिर करते हैं n से, ये हमने मालूम करना है। अब बेटा जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पहले क्वेश्चन में मालूम किया था, वहां पर क्या फॉर्मूला लगा था, n इक्वल c/v। जब आपके पास रोशनी की स्पीड और मीडियम में रोशनी की स्पीड दी हो ना, खला में रोशनी की स्पीड और मीडियम में रोशनी की स्पीड, तो ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने हमें जाविये दिए हैं, जब आपको जाविया दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, साइन आई ओवर साइन आर इक्वल एन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है एन इक्वल साइन आई ओवर साइन आर, ऐसे। अब एन इक्वल, अब साइन, अब आई देखो हमारे पास कितना है 45 डिग्री, साइन, अब आर देखो हमारे पास कितना है 30 डिग्री, अब एन इक्वल साइन। अब सबसे पहले हम साइन 45 डिग्री मालूम करेंगे, जब साइन 45 लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.707, तो यहाँ पर फिर आ गया 0.707। अब जब हम साइन 30 डिग्री मालूम करते हैं तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0.5, ये देखो तो यहाँ पर आ गया 0.5। अब अगर हम इन दोनों को तकसीम कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1.414, तो ये आ गया n इक्वल 1.414, ठीक है स्टूडेंट्स। आपकी बुक में ऐसे उन्होंने इशारिये के बाद 4 नहीं लिखा, आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 1.41, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो जी स्टूडेंट्स, अब न्यूमेरिकल नंबर 14.5 देखो, रोशनी की रे हवा से माया में जाती है, हवा में एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री, यहाँ पर हम लिख लेंगे हवा का एंगल ऑफ इंसिडेंस, जाविया लगा लिया, आई लिख लिया, इंसिडेंस को आई से जाहिर करते हैं, और 50 डिग्री। और माया में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 32 डिग्री है, माया का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे जाविया आर से जाहिर करते हैं, ये है 32 डिग्री, ठीक है। अब आगे उन्होंने हमें बताया है हवा में साउंड की स्पीड 340 मीटर फी सेकंड और माया में 1500 मीटर फी सेकंड है, ठीक है। ये बेटा ये वाला डाटा हमारे किसी काम का नहीं है, हवा में साउंड की स्पीड और माया में, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है, ठीक है। आगे देखो, माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और माया में रोशनी की स्पीड मालूम करें। यहाँ पर हमने माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मालूम करना है और माया में रोशनी भी मालूम करना है, ठीक है, स्पीड। अब यहाँ पर ये मालूम करने के लिए बेटा हमें खला में रोशनी की स्पीड भी पता होना चाहिए, ठीक है। खला में रोशनी की स्पीड कितनी होती है, वो जो आपकी बुक के पेज नंबर 65 में टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे खला में रोशनी की स्पीड होती है 3.00, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 8 से, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे 3
मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। जीरो आप साथ में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ में इसका यूनिट आ जाएगा मीटर फी सेकेंड। ठीक है बेटा। अब माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब बेटा आपके पास आपको उन्होंने जाविये दिए हों तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब इधर उन्होंने हमें जाविये दिए हुए हैं, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n साइन आई ओवर साइन आर। अब n हमने मालूम करना है, अब साइन, अब आई देखो उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 50 डिग्री साइन, और अब आर देखो उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 32 डिग्री। n इक्वल, अब अगर हम साइन 50 लें, अब अगर हम साइन 50 लें, ये देखो साइन 50, तो हमारे पास आ गया 0.766, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 0.766। अब अगर हम साइन 32 लें तो हमारे पास आ गया 0.529, ऐसे आया ना हमारे पास 0.529। अब ये जो 9 है 5 से बड़ा है तो हमने 2 में 1 प्लस कर देना है, तो ये आ जाएगा 0.53। अब अगर हम इन दोनों को तकसीम करें, 0.766 को तकसीम करें 0.53 पर, तो हमारे पास आ जाएगा 1.445, ऐसे आया ना 1.445। अब ये जो 5 है ना, तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, 4 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.45। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब माया में हम रोशनी की स्पीड मालूम करेंगे, तो फॉर्मूला लगेगा n इक्वल c ओवर v। c भी हमारे पास है, n भी है हमारे पास, v हमने मालूम करना है। अब n मल्टीप्लाई, ये v इधर तकसीम हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके ये ज़रब हो जाएगा, इक्वल c। अब v हमने मालूम करना है, v को इधर ही रहने देंगे। अब c, अब ये जो n है इधर v के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड आके ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब v इक्वल, अब c देखो हमारे पास कितना है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब n देखो हमारे पास कितना है, हमने अभी मालूम किया 1.45। अब v इक्वल, अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, अब 10 की पावर 8 हम वैसे ही लिखा रहने देंगे, मल्टीप्लाई 3 को डिवाइड कर देंगे 1.45 पर। अब 3 को जब डिवाइड किया 1.45 को पर, तो हमारे पास आ गया 2.068, ऐसे आया ना हमारे पास 2.068। अब ये जो 8 है 5 से बड़ा है, तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.06 में 1 प्लस किया तो इधर हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब ये हमने रोशनी की स्पीड मालूम की है ना, तो साथ में हम स्पीड का यूनिट भी लगा देंगे जो कि है मीटर फी सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। जी स्टूडेंट्स, अब न्यूमेरिकल नंबर 14.6 देखें। ग्लास के ब्लॉक में रोशनी सफर करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल 1.6 है। ठीक है, ये रोशनी ग्लास और हवा की बाउंड्री से टकराती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल मालूम करें। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n उन्होंने दिया हुआ है 1.6, क्रिटिकल एंगल को कैपिटल C से जाहिर करते हैं, ये हमने मालूम करना है। इसके लिए बेटा ये सिंपल सा फॉर्मूला है साइन C इक्वल 1/n, ये यहाँ पर अप्लाई होगा, तो इधर हमने लिख लेना है साइन C इक्वल 1/n। ठीक है, अब साइन C इक्वल 1, अब n हमारे पास कितना है 1.6। अब C इक्वल, साइन को दूसरी साइड ले जाएंगे तो इक्वल के इस साइड आकर ये साइन इनवर्स हो जाएगा, तो अगर हम 1 डिवाइड 1.6 करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.625, तो यहाँ पर आ गया 0.625। अब C इक्वल, अब अगर हम 0.625 का साइन इनवर्स लें तो हमारे पास आ जाएगा 38.68, तो C इक्वल आ गया हमारे पास 38.68। अब ये हमने एंगल मालूम किया है ना, इसलिए हम आंसर के इसके ऊपर ऐसे डिग्री भी लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 14.7 देखें। एक जिस्म को कन्वेक्स मिरर के सामने 15.0 सेंटीमीटर पर रखा गया है। ये जिस्म का फासला दिया हुआ है, जिस्म के फासले को जाहिर करते हैं P से, जो कि है 15.0 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज
वर्चुअल और मिरर के पीछे 7.5 सेंटीमीटर पर बनती है। ये अब उन्होंने इमेज का फासला दिया हुआ है, इसे जाहिर करते हैं क्यू से। ये कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये उन्होंने कहा है ना इमेज जो है वो वर्चुअल है। बेटा जब इमेज वर्चुअल हो तो उस वो हमेशा मनफी होती है। ये देखो यहाँ पर 74 पर बताया हुआ है, जब मनफी हो तो इमेज वर्चुअल होती है। तो यहाँ पर इसके कीमत के साथ हमने ऐसे माइनस लगा देना है। और फोकल लेंथ यानी एफ हमने मालूम करना है, मिरर की फोकल लेंथ मालूम करनी है। ये देखो ये इसके लिए आ जाओ अपनी बुक के पेज नंबर 70 पर। ये सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q। ये वाला फॉर्मूला इधर यूज होगा 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q ऐसे। अब 1f हमने मालूम करना है इक्वल 1। अब p हमारे पास कितना है 15.0। लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अकेला 15 भी लिख सकते हो प्लस 1। अब q है हमारे पास -7.5। अब 1/f इक्वल 1/15 प्लस माइनस माइनस। अब ये इसका पॉइंट खत्म करेंगे 75 वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे, पॉइंट का 1 लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, एक जीरो लग जाएगा। ये पॉइंट का 1 आ गया, पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी, एक जीरो लग गया। ठीक है, 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास 10 ही आएगा। अब यहाँ पर 15 और 75 आ गया। 1/f इक्वल 1/15 माइनस। अब इसे हम ना 75 को 5 के टेबल पर कट कर देंगे। ये देखो 5 1 are 5, 7 में से 5 माइनस किया 2, ये वाला 5 नीचे उतार देंगे। 5 5 are 25। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 15। अब 10 को 5 के टेबल पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5 2s are 10। कितना आया हमारे पास 2। अब यहाँ पर आ गया 2। अब 1/f इक्वल, अब यहाँ पर नीचे 15 और 15 है, अगर हम इसका एलसीएम लें 15 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो नीचे 15 और 15 है ना, 15 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगर हम 15 का एलसीएम लेंगे 15 ही आएगा। और ऊपर वाली रकम भी वैसे की वैसे ही आ जाएगी 1 - 2। ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे इसलिए आ गई क्योंकि दोनों के नीचे 15 ही था हमारी एलसीएम वाली रकम। अब 1 में से 2 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 2, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 115 को इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये इधर ये तकसीम हो रहा है, इस साइड आके ये ज़रब हो जाएगा -1। ये f इधर तकसीम हो रहा है, इस साइड आके ये ज़रब हो जाएगा। 15 1 are 15, f को 1 के साथ ज़रब करेंगे f ही आएगा। यहाँ पर माइनस है इसलिए इसके साथ माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर या लिखकर हम वैल्यू को सेट कर देंगे f इक्वल -15। ये जो माइनस है इसे हम 15 के साथ लगा देंगे, -15, और साथ में इसके आंसर के साथ ऐसे सेंटीमीटर भी लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास इसकी फोकल लेंथ। अगर ये माइनस की समझ ना आए माइनस कैसे लगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। 15 इक्वल -f, 15 f के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। तो जब हम -1 को इधर ले आए, इस साइड ये ज़रब हो रहा था, इस साइड आके ये तकसीम हो गया। 15 को -1 पर तकसीम करेंगे तो इसका हमारे पास -15 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमारे पास आ गया f इक्वल -15 सेंटीमीटर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 10.8 देखो, 30 सेंटीमीटर लंबा जिस्म 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर कनकेव मिरर के सामने रखा गया है। इसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। अलिफ पार्ट में हमने मालूम करना है इमेज कहाँ बनती है, और बे पार्ट में इमेज की ऊंचाई मालूम करनी है। सबसे पहले देखो 30 सेंटीमीटर लंबा जिस्म, ये जिस्म की लंबाई दी हुई है, इसे हम h से जाहिर करेंगे। अब जिस्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं तो इसलिए इसके ऊपर HO लिख देंगे। ये कितना है 30 सेंटीमीटर। अब ये उन्होंने हमें फासला दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट के फासले जिस्म के फासले को जाहिर करते हैं P से, जो कि है 10.5 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ f उन्होंने हमें दी हुई है 16 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले मालूम करना है इमेज कहाँ बनती है, यानी इमेज का फासला q, और इमेज की ऊंचाई यानी इमेज की लंबाई कह लें, हाइट कह लें तो h। अब इमेज को i से जाहिर करते हैं तो यहाँ पर हमने लिख दिया है hi, ये हमने मालूम करना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर 1/f वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस 1/p को इधर ले आएंगे, इक्वल के इस साइड आकर ये माइनस हो जाएगी। ठीक है,
अब वन, अब एफ है हमारे पास 16, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है -1, पी उन्होंने हमें दिया हुआ है 10.5 इक्वल 1/q। अब अगर हम 1 डिवाइड 16 करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.0625। अब -1 डिवाइड 10.5 करें तो हमारे पास आ जाता है 0.0952। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.0952 इक्वल 1/q। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा -0.0327। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -0.0327, ठीक है, इक्वल 1/q। अब ये q देखो, इस साइड ये तकसीम हो रहा है ना, जब हम इक्वल के इस साइड लेके आएंगे इधर ये ज़रब हो जाएगा 1 इक्वल। अब ये वाली जो वैल्यू है इधर ये ज़रब हो रही है, जब हम इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगी q इक्वल। अब अगर हम 1 को डिवाइड करें, ये देखो जब हम इसे तकसीम करते हैं हमारे पास आ जाता है -30.58। अब ऐसे आया ना हमारे पास -30.58। अब ये जो 8 है ये 5 से बड़ा है तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा -30.6। तो Q आ गया, इमेज का फासला हमारे पास -30.6। अब इमेज की लंबाई हमने मालूम करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इमेज की लंबाई मालूम करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा HI, यानी इमेज की लंबाई ओवर HO यानी जिस्म की लंबाई, ठीक है, इक्वल Q/P। अब HI हमने मालूम करना है। अब HO हमारे पास क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया हुआ है 30 इक्वल Q हमने अभी मालूम किया -30.6, ठीक है। अब बेटा जो लंबाई होती है ना वो हमेशा प्लस में होती है, इसलिए Q का आंसर हमारे पास -30.6 आया ना, लेकिन जब हमने लंबाई मालूम करनी है तो हम Q की वैल्यू ऐसे प्लस में लिखेंगे, माइनस साथ में नहीं लगाएंगे। अब P की वैल्यू भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है जो कि है 10.5। अब HI/30, अब अगर हम इन दोनों को तकसीम करें 30.6 डिवाइड 10.5 तो हमारे पास आ जाएगा 2.914। तो यहाँ पर आ गया 2.914। अब HI इक्वल 2.914। अब ये जो 30 है इधर ये तकसीम हो रहा है, जब हम इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो इधर आके ये ज़रब हो जाएगा। अब जब हम इन दोनों को ज़रब करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 87.4। तो HI इक्वल आ गया हमारे पास 87.4। अब साथ में हम इसके आंसर के साथ ऐसे सेंटीमीटर भी लिख देंगे। और बेटा आपकी बुक में जो पॉइंट के बाद है ना, पॉइंट के बाद उन्होंने 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद अगर आंसर में एक आधे हिस्से का फर्क भी आ जाए ना तो हमारा आंसर रॉन्ग नहीं होता है। इधर 3 उन्होंने पता कैसे लिखा हुआ है, ये वाला आंसर राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये राउंड ऑफ वाला आंसर नहीं लिखते, ये वाला लिखते हैं, मतलब ऐसे। अगर हम 30.58 करें, ये देखो इसे तकसीम 10.5 के साथ करें, जो आंसर आया उसे 30 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये देखो ऐसे आ जाता है ना 87.3। इधर उन्होंने राउंड ऑफ करके Q का आंसर लिखा हुआ है, लेकिन जब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं तो राउंड ऑफ वाला लिखते नहीं है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि राउंड ऑफ वाला ही लिखे। आंसर में एक आध हिस्से का फर्क आ जाए तो हमारा आंसर रॉन्ग नहीं होता है, ऐसे भी आप करोगे तो ये दुरुस्त ही माना जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 14.9 देखो, एक जिस्म को कनकेव लेंस के बाएं जानब 30 सेंटीमीटर रखा गया है, इसकी फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। इमेज का फासला और इसकी नोयत मालूम करें, ठीक है। सबसे पहले जिस्म का फासला, इसे जाहिर करते हैं P से, ये है 30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ उन्होंने F हमें दी हुई है -15 सेंटीमीटर। इमेज का फासला हमने Q मालूम करना है और इमेज की नोयत, ठीक है। हम अपना फॉर्मूला लगा लेंगे 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q। Q हमने मालूम करना है, इसलिए Q को इधर ही लिखा रहने देंगे, 1/p को इस साइड लेंगे, इधर ये प्लस का है इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा। 1f है हमारे पास -15 -1, अब p है हमारे पास 30
इक्वल 1/q। अब अगर हम 15 और 30 का एलसीएम लें, ये देखो 2 15 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 15 2 जार 30, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। अब ये जो साइड में वैल्यूज आई हैं इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास आ जाएगा 30। अब एलसीएम आ गया हमारे पास 30, तो इधर हमने 30 लिख लेना है, ये माइनस इधर ऊपर चला जाएगा 1 के साथ, ठीक है, इक्वल 1/q। अब एलसीएम हमारा 30 और नीचे वाली वैल्यू 15। अब एलसीएम को नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करते हैं ना, तो अगर हम तकसीम करें 15 2 जार 30, क्या आंसर आया 2, इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 जार 2 माइनस एलसीएम हमारा 30 और नीचे वाली वैल्यू भी 30, तो 30 1 जार 30, क्या आंसर आया 1, इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 1। अब माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस किया 3, बड़ी वैल्यू 2, माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, ओवर 30 इक्वल 1/q। अब 3 1 जार 3, 3 10 जार 30, तो माइनस 1/10 इक्वल 1/q। अब q देखो, इस साइड ये तकसीम हो रहा है इक्वल के, इस साइड आके ये -1 के साथ ज़रब हो जाएगा, इस तरह ये 10 इधर तकसीम हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे ये ज़रब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, q को 1 के साथ q, 10 1 जार 10, अब q इक्वल 10 को ये माइनस को इधर 10 के साथ लिख देंगे, -10 और साथ में इसके आंसर के साथ ऐसे सेंटीमीटर भी लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया इमेज का फासला। अब जब हमने इमेज की नोयत लिखनी है तो कैसे लिखेंगे बेटा, जब भी आपके पास ना जो इमेज का फासला है वो माइनस में आ जाए ना, तो आपने समझ लेना है कि ये जो इमेज बना है ये वर्चुअल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है इमेज वर्चुअल और सीधी है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सीधी कैसी है। इमेज वर्चुअल और सीधी है और जिस्म की सिमत में बनती है, इमेज वर्चुअल और सीधी है और जिस्म की सिमत में बनती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो अपनी बुक के आप लोग पेज नंबर पर आओ 74 पर, ये देखो जब मनफी हो इमेज वर्चुअल बनता है, यहाँ पर भी माइनस था तो हम समझ गए इमेज वर्चुअल है। अब यहाँ पर उन्होंने ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी नजर आती है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया और सीधी है और जिस्म की ये सिमत में बनती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।